हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज रहने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अ बिलीफ कंट्ररी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो प्रचलित धार्मिक सिद्धांत है इसके विरुद्ध विश्वास को क्या कहते हैं। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कोई भी धार्मिक विश्वास है, डॉक्ट्रिन है, उसके अपोजिट में अगर कोई सिद्धांत, कोई चीज कोई बोल रहा है, कह रहा है, उस चीज को क्या कहेंगे? क्या उसे एथिक्स कहेंगे, हर्सरी कहेंगे, थियोलॉजी कहेंगे या डॉक्ट्रिन कहेंगे? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जब भी किसी भी रिलीजियस, किसी भी आपका धार्मिक चीज है, उसके ऊपर, उसके अपोजिट में या उसके अपोनेंट में कोई बोले, उसके विरुद्ध में कोई बोले तो उसे हर्सरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहने वाला। और सारे ऑप्शंस की बात करें, जैसे ऑप्शन ए में दिया इथिक्स। इथिक्स होता क्या है? किसी भी चीज को करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको क्या कहेंगे? इथिक्स। और इसके बारे में बात करें तो कोई भी चीज सही है गलत है उसके बारे में मोरल प्रिंसिपल, मतलब वो चीज किसी हिसाब से सही या गलत है, उस सारी चीजों को इथिक्स कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मोरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल डैट गाइड, जो कि गाइड करे, डैट गाइड्स व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, आपको क्या करना है उसके बारे में जो भी मोरल प्रिंसिपल है, वो चीजें सही है या गलत है, उन सारी चीजों को क्या कहते हैं? इथिक्स। इसका एक और आप याद करते हैं सिंपल सा, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जब भी बात किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी काम को करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है किस तरीके से उसको किया जाए, उन सारी चीजों को इथिक्स कहेंगे। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, थियोलॉजी। थियोलॉजी होता क्या है? जब कभी भी हम किसी भी रिलीजन के बारे में, किसी के गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जब भी स्टडी करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? थियोलॉजी। तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। कोई भी रिलीजन है और कोई भी किसी के गॉड, मतलब कोई भी गॉड है, कोई भी भगवान है, उनके बारे में स्टडी करना, उसे क्या कहेंगे? थियोलॉजी कहेंगे। अगला ऑप्शन डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन होता क्या है? कोई भी चीज जो आपके रिलीजन के द्वारा आपको बताया जाए, उसके कुछ नियम कानून हैं, उन सारी चीजों क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो इसके लिए क्या जाएगा? प्रिंसिपल, जो कुछ भी सिद्धांत होते हैं, डैट आर टॉट बाई रिलीजन, बाई रिलीजियन। जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, उसके हिसाब से उसके कुछ मौलिक अधिकार या आप बोल सकते हैं उसके कुछ सिद्धांत बताए जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? डॉक्ट्रिन कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है अ लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है लंबे समय से चला आ रहा प्रतिद्वंदी को क्या कहते हैं? कोई भी अपोनेंट है जो आपको लंबे समय से, आपका अपोनेंट है, आपका दुश्मन लंबे समय से, उसे क्या कहेंगे? क्या उसे अलाई कहेंगे, नेमेसिस कहेंगे, पार्टनर कहेंगे या कंपेनियन कहेंगे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब कभी भी कोई दुश्मन है जो लंबे समय से आपसे दुश्मनी किया है, उसे नेमनिस कहेंगे। नेमनिस का अगर हिंदी में अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है कट्टर विरोधी, मतलब जो एकदम एक्यूरेट, मतलब एकदम आपका दुश्मन है, उसे क्या कहेंगे? नेमनिस कहेंगे। तो इसके तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले ऑप्शन की बात करें, एलाई। लेकिन नेमनिस का उल्टा होता है एलाई। एलाई होता क्या है? कोई भी मित्र, इसका एग्जाम्पल होता है कोई भी आपका मित्र है, आपका दोस्त है, उनको क्या कहेंगे? एलाई। जो आपका सपोर्ट करे, आपका साथ दे, उसे क्या कहेंगे? एलाई कहेंगे। इसके लिए क्या जाएगा? अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन, हु सपोर्ट्स, कोई भी एक पर्सन जो आपको सपोर्ट करे, उसे क्या कहेंगे? एलाई कहेंगे। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में पार्टनर। पार्टनर होता क्या है? पार्टनर का हिंदी था साझेदार। साझेदार का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों लोग, जो भी आप दूसरा पर्सन है आपके साथ उसमें खड़ा है, मतलब उसमें जो भी एक्टिविटी है, जो भी सारी चीजें उसके लिए तैयार है, उसे क्या कहेंगे? पार्टनर कहेंगे। तो इसके लिए क्या जाएगा? अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन, हु शेयर्स, जो शेयर करे, हु शेयर बिजनेस, जो कि बिजनेस को शेयर करे, या एक्टिविटी, और एक्टिविटी, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर उसका भी सहयोग रहे, उसे क्या कहेंगे? पार्टनर कहेंगे। अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी क्या है? कंपेनियन। कंपेनियन होता क्या है? कंपेनियन का हिंदी था दोस्त या साथी। जो एलाई है, एलाई का सेम सिनोनिम समझ, कंपेनियन। कंपेनियन भी एक ऐसा दोस्त होता है या एक ऐसा मित्र होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि आपके साथ रहता है, मतलब आपके साथ समय व्यतीत करता है, आपको सपोर्ट करता है, उस सारी चीजों क्या कहेंगे? कंपेनियन कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु, कोई भी एक पर्सन हु स्पेंड्स स्पेंड्स टाइम
जो कि समय व्यतीत करता है, स्पेंड टाइम विथ यू या अनदर पर्सन, जो कि दूसरे व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करता है, उसे क्या कहेंगे, कंपेनियन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है जो अव्यवस्थित शोर शराबे की स्थिति को क्या कहते हैं। कहीं पे भी शोर शराबा हो रहा है, हौच पौच हो रहा है, उस सारी चीजों को क्या कहेंगे। क्या उसे हार्मनी कहेंगे, पेंडिमोनियम कहेंगे, सेरेनिटी कहेंगे या डिसिप्लिन कहेंगे। तो देखिए, जब भी कहीं पे हौच पौच हो, ऐसा शोरगुल वाला जगह बन जाए, स्थिति बन जाए, तो उसके लिए पेंडेमोनियम यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और सारे ऑप्शंस की बात कर ले तो हार्मनी होता क्या है, जब कहीं भी कोई भी ऐसा स्थिति हो, कोई भी ऐसा स्टेट हो जहाँ पे शांति हो, पीस हो, उस चीज को क्या कहेंगे, हार्मनी। जहाँ पे इंजॉयमेंट हो, हाँ, आदमी हंसी खुशी से रहे, उसे क्या कहेंगे, हार्मनी। तो इसका क्या जगह, स्टेट ऑफ पीस, शांति की स्थिति क्या कहेंगे, हार्मनी कहेंगे। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, सेरेनिटी। सेरेनिटी होता क्या है, कोई भी एक ऐसा स्टेट, कोई भी एक ऐसा स्टेट मतलब कह सकते हैं अवस्था, जिसमें कि इंसान जो है, जिसमें इंसान शांत रहे, शांत और एकदम उससे उसको कोई चीज से लेना देना है नहीं, कुल मिला के सेम रहने वाला, हार्मनी का जो सिनोनिम्स होगा ये भी सेरेनिटी रहने वाला। इसका क्या जाएगा, स्टेट ऑफ कामनेस। कामनेस मतलब एकदम शांतिपूर्ण में रहने को क्या कहेंगे, कामनेस कहेंगे। वही बात करें डिसिप्लिन क्या होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी भी चीज को करने के लिए जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी चीज को करने के लिए जरूरी है, उसे क्या कहेंगे, डिसिप्लिन कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा कोई भी एक ऐसा कथन जो खुद का ही विरोध करे, जो कथन स्वयं का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं। क्या उसे एनालॉगी कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं या ईडियम कहते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, कोई भी ऐसा कथन जो स्वयं का विरोध करे उसे पैराडॉक्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और सारे ऑप्शंस की बात करें, जैसे एनालॉगी होता क्या है, किसी भी चीज के अंदर क्या डिफरेंस है, कुल मिला के दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, उन दोनों के बीच में समानता क्या है, उसे क्या कहेंगे, एनालॉगी कहेंगे। से मैथ में आता है, एनालॉगी का रीजनिंग में चैप्टर होता है, से कहीं पे लिखा है 3, 9, और ये एनालॉगी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है 5। तो होता क्या, हम पहले देखते हैं 3 और 9 में क्या रिलेशन है। तो 3 या मतलब जो है मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 में। सिमिलरली 5 में भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आएगा। तो यहाँ पे ये जो एनालॉगी मतलब क्या, दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है कि इसको भी 3 से गुणा किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सारी चीजों क्या कहते हैं, एनालॉगी कहते हैं। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, प्रोवर्ब होता क्या है, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ट्रूथ हो, मतलब जैसे आम भाषा में बोलते हैं कहावत, किसी भी चीज को छोटा सा शॉर्ट सेंटेंस होता है जो कि हमेशा सच होता है, किसी भी चीज को लेके ट्रुथ होता है, उसे क्या कहेंगे, प्रोवर्ब कहेंगे। जैसे हमारे बूढ़े दादा दादी लोग नहीं बताते हैं प्रोवर्ब, तो वो कहावत बताते हैं कि ये सारी चीजें एक बार घटना हो चुकी थी, इसके हिसाब से कुछ चीजें बनाई गई हैं या कुछ कथन कहे गए, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोवर्ब कहेंगे या कहावत कहेंगे। तो इसके लिए क्या जाएगा, अ शॉर्ट, कोई भी एक छोटा सेइंग जो कि कहा जा रहा है, डेट एक्सप्रेस जो कि दिखाता है, एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ जो कि सच्चाई को दिखाता है, उसे क्या कहेंगे, प्रोवर्ब कहेंगे। वही बात पर ऑप्शन डी की ईडियम होता क्या है, ईडियम कहेंगे तो मुहावरे का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो कि सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग न दे, जैसे सेंटेंस लिखा गया है उसके हिसाब से मीनिंग न दे, उसका मीनिंग कुछ अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, ईडियम कहेंगे। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इसका अगर एग्जाम्पल समझे, इसे हिंदी में होता है एक मुहावरा होता है, ईडियम का मतलब मुहावरा ही होता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आप लोगों ने शायद सुना होगा, मुहावरा है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो वहां पे न कोई ऊंट है न कोई पहाड़ है, और न ही ऊंट पहाड़ के नीचे जाएगा, बस वहां पे एक चीज बताया गया है कि कोई भी जो भी घमंडी आदमी है उसका भी दिन आता है, घमंडी आदमी मतलब उसका भी डाउनफॉल आता है, वो भी नीचे गिरता है। तो इस सारी चीजों को ईडियम कहते हैं। तो ईडियम के लिए क्या हो जाएगा, अ फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड एक्सप्रेशन कहावत या सेंटेंस, हुज मीनिंग जिसका मीनिंग क्या है, हुज मीनिंग इज डिफरेंट, जिसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम लिटरल मीनिंग, जो आपका लिटरल मीनिंग है, जो आपका लिखा हुआ चीज है उससे हट के आए, तो उसे क्या कहेंगे, ईडियम कहेंगे।
तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अ रिमार्क और स्टेटमेंट दैट इज यूज टू ऑफन इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी एक ऐसा कथन जो कि बार बार यूज किया जाता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं, कुछ लोग होते हैं कोई भी चीज को लेकर एकदम अड़ जाते हैं, मतलब वही घिसी पीटी बातें रोज कहेंगे, रोज रोना धोना रहेगा, तो उस सारी चीजों को क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है। उसके लिए क्या ईपीग्राम होता है, क्या उसके लिए ईपीग्राम होता है, प्लेटिट्यूड होता है, प्रोवर्ब होता है, मोटो होता है। इसका जो राइट आंसर होगा प्लेटिट्यूड रहने वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। प्लेटिट्यूड मतलब होता है कोई भी एक ऐसा वर्ड, मतलब कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो कि वो इंसान डेली बोल रहा है, वही घिसी पीटी, मतलब सेम चीजें रोज सेम बोल रहा है, तो सारी चीजों को क्या कहेंगे, प्लेटिट्यूड कहेंगे। वहीं बात करें ईपीग्राम। ईपीग्राम देखिए एक अच्छा वर्ड है, एक अच्छा वर्ड जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो ईपीग्राम होता क्या है, कोई भी एक शॉर्ट स्टेटमेंट, छोटा सा कथन जो चालाकी भरा हो, मतलब कहने का कुछ भी आप बोल रहे हैं जो कि उसमें चालाकी छुपी हुई है, उसे क्या कहेंगे, ईपीग्राम कहेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, शॉर्ट भी है, क्लेवर एंड मेमोरियल स्टेटमेंट, मेमोरेबल स्टेटमेंट। जो भी चीजें हैं वो, मतलब कोई भी छोटा सेंटेंस जिसके अंदर क्लेवरनेस छुपा है, चालाकी छुपा है, उसे क्या कहेंगे, ईपीग्राम कहेंगे। वही बात है प्रोवर्ब होता क्या है, प्रोवर्ब का हिंदी होता कहावत। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा प्रोवर्ब का मतलब था क्या, कहावत। कोई भी चीज है जो कि जनरल ट्रूथ है, कोई भी शॉर्ट सेइंग चीजें हैं, शॉर्ट सेइंग ऑफ जनरल ट्रूथ, कोई भी चीज जो जनरल ट्रूथ है, जो आज न कल वो होनी है, उसके बारे में पहले बताया जा चुका है, मतलब उसके बारे में कुछ चीजें हैं, उसके बारे में कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे उसको बताया गया, इसको डिक्लेयर किया गया, उसे क्या कहेंगे, प्रोवर्ब कहेंगे। कुल मिला के एक छोटा सा स्टेटमेंट जो हमेशा सच होता है, हमेशा सा सच्चाई उसके अंदर होती है, उसे क्या कहेंगे, प्रोवर्ब कहेंगे। अगला वर्ड है मोटो। मोटो होता क्या है, किसी भी चीज को करने के लिए, उसका उद्देश्य, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उस चीज को करने के लिए आपका क्या उद्देश्य है, क्या मोटो है, इसे क्या कहेंगे, मोटो कहेंगे। तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, अ शॉर्ट, कोई भी एक शॉर्ट फ्रेज, एक्सपोजिंग, जो कि दिखाता है, बताता है, एक्सपोजिंग पर्पस, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करता है, उस चीज को बताता है, उसे क्या कहेंगे, मोटो कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लेटिट्यूड रहने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन इंट्रोडक्शनी सेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा कोई भी एक लिटरेरी वर्क है, कोई भी किताब है, उसके आगे का जो इंट्रोडक्शनरी सेक्शन होता है, जो पहला पन्ना होता है, जो उसके बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति के प्रारंभ भाग को क्या कहते हैं, क्या उसे ईपीलॉग कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं, डायलॉग कहते हैं, या सिम्फोनोसिस कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, किसी बुक का पहला पेज जो उसके बारे में डिस्क्राइब करे, उस चीज को बताए, उसे क्या कहेंगे, प्रोलॉग कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और सारे ऑप्शंस की बात करें, जैसे ईपीलॉग क्या था, कोई बुक का आखिरी पेज जो उसके बारे में कंक्लूजन दे, कोई भी बुक है उसके बारे में उसके उसके राइटर ने क्या इसके अंदर मेंशन किया है, पूरी बुक का सार क्या है, उस सारी चीजों को क्या कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं। सॉरी, प्रोलॉग करें, ईपीलॉग कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अ कंक्लूडिंग सेक्शन, कोई भी एक कंक्लूडिंग सेक्शन एट एंड ऑफ बुक, कोई भी एक पेज जिसपे सारी चीजें कंक्लूड कर दी गई, बता दी गई हैं बुक के बारे में, उसे क्या कहेंगे, ईपीलॉग कहेंगे। ईपीलॉग प्रोलॉग में अंतर क्या है, प्रोलॉग देखिए फर्स्ट पेज होगा जो सारी बुक के बारे में बताएगा, और ईपीलॉग जो है लास्ट पेज होगा उस बुक का। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले ऑप्शन की बात करें, डायलॉग होता क्या है, कोई भी दो इंसान के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा है, उनके बीच में जो भी कुछ बातचीत हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, डायलॉग। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स, जो दो व्यक्ति हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन, बातचीत को क्या कहेंगे, डायलॉग कहेंगे। सिंपोसिस, इसका ये भी देखिए अच्छा वर्ड है, ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। सिंपोसिस होता क्या है, कोई भी बुक है उसके अंदर जो ब्रीफ समरी, मतलब कुल मिला के बुक के अंदर जो संक्षिप्त में सारी बुक का निचोड़, उसे क्या कहेंगे, सिंपोसिस कहेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ब्रीफ समरी ऑफ बुक। कहीं पे आपने नोट किया होगा कि पूरा चीज चैप्टर का ना देके उसका जो मेन भाग होता है
उसको वो कंक्लूड करता है, उसको वो देता है। तो उस सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, ब्रीफ समरी। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, मतलब कितने कम चीज़ों में उसने डिस्क्राइब किया, उसे क्या कहेंगे, ब्रीफ कहेंगे। इसका जो हिंदी होता है, इसका हिंदी संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है, किसी कहानी के मुख्य पात्र को क्या कहते हैं। कोई भी स्टोरी है, कोई भी कहानी है, उसका जो मेन कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य जो पात्र, उसे क्या कहेंगे। क्या उसे एंथागोनिस्ट कहेंगे, प्रोटागोनिस्ट कहेंगे, नरेटर कहेंगे, या स्पेक्टेटर्स कहेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, कोई भी कहानी का जो मेन कैरेक्टर रहने वाला, उसे प्रोटोगोनिस्ट कहेंगे, प्रोटागोनिस्ट कहेंगे। वहीं पे एंटागोनिस्ट की बात करें, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्टोरी का जो कि मेन कैरेक्टर के अपोजिट में काम कर रहा है। कोई भी एक स्टोरी है जिसमें कोई एक कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर, जो हीरो है, उसके अपोजिट में काम कर रहा है, उसके विपरीत में काम कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे। इसको एग्जांपल्स देख सकते हैं, विलन आपने जो भी मूवी होता है, मूवी में जो हीरो होते हैं उनको प्रोटोगोनिस्ट कर सकते हैं, और एंटागोनिस्ट जो विलन होते हैं उनको कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है, आप लोग एंटागोनिस्ट के लिए लिख सकते हैं, अ कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी एक पात्र, हु अपोजेस, जो कि अपोज करता है, हु अपोजेस मेन कैरेक्टर। और मेन कैरेक्टर किसमें, इन स्टोरी, कोई भी स्टोरी है या नॉवेल है, कुछ भी है, उन सारी चीजों में जो उसके अपोजिट में रहेगा, उसे क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे। ऑप्शन सी की बात करें, नरेटर। नरेटर होता क्या है, कोई भी एक पर्सन जो किसी कहानी को डिस्क्राइब कर रहा है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कहानी को बता रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो किसी कहानी को बता रहा है, तो एक तरह से आपका नरेटर रहने वाला है। तो नरेटर के लिए क्या आ जाएगा, अ पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति, हु डिस्क्राइब स्टोरी, जो कि बताता है स्टोरी, आपका जो कहानी उसको एक्सप्लेन करता है, उसे क्या कहेंगे, नरेटर कहेंगे। वही बताइए स्पेक्टेटर का हिंदी होता है दर्शक। कोई भी चीज चल रहा है, कोई भी प्ले चल रहा है, कोई भी गेम चल रहा है, कोई भी इवेंट चल रहा है, उसके अंदर जो दर्शक होते हैं, जो बैठ के उसे देखते हैं, उसे क्या कहेंगे, स्पेक्टेटर कहेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन, हु, जो कि वाचेस, जो कि देखता है, हु वाचेस इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है, प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है या गेम हो रहा है, उन सारी चीजों को देखता है, उसे क्या कहेंगे, स्पेक्टेटर कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्रीफ समरी इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है, संक्षिप्त सार को क्या कहते हैं। कोई भी कहानी, कोई भी बुक है, उसका संक्षिप्त सार को क्या कहेंगे। बायोग्राफी कहेंगे, सिंफोसिस कहेंगे, क्रॉनिकल कहेंगे, या मेमोयर कहेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर है, किसी भी कहानी का समरी को, किसी भी कहानी की समरी को आप लोग सिंफोसिस कहेंगे, सिंफोसिस रहने वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और ऑप्शंस की बात है, जैसे ऑप्शन ए में दिया बायोग्राफी। बायोग्राफी होता क्या है, कोई भी एक पर्सन जो दूसरे के लाइफ के बारे में लिखता हो, मतलब लाइफ स्टोरी। इसके लिए क्या हो जाएगा, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, कोई भी इंसान के द्वारा लाइफ स्टोरी लिखना, उसके जीवन के बारे में लिखना। रिटन बाई, जो कि लिखा जाता है, रिटन बाई अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, बायोग्राफी कहेंगे। वही बात है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल होता क्या है, क्रॉनिकल को हिंदी में ये समझ सकते हैं, कोई भी चीज किस ऑर्डर में हो रहा है, कोई भी चीज किस ऑर्डर में हो रहा है, समय के हिसाब से किस ऑर्डर में हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, क्रॉनिकल कहेंगे। जैसे एग्जांपल दूं, सबसे पहले जो है मुगल आए, मुगल के बाद क्या आए, तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आए, उसके बाद कुछ और लोग आए। तो ये एक तरह से टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ चीजें बदल रही, या कह सकते हैं कि समय के साथ जो कुछ भी हो, उसे क्या कहेंगे, क्रॉनिकल कहेंगे। वो भी अरेंज मैनर में, कोई ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा आप बता रहे हैं। कोई भी चीज जो एक लाइन में आए, एक सीरियल वाइज में आए, उसे क्या कहेंगे, क्रॉनिकल कहेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अ रिकॉर्ड और इवेंट, कोई भी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड और इवेंट, कोई भी रिकॉर्ड और इवेंट, अरेंज्ड इन ऑर्डर, कोई भी एक रिकॉर्ड या इवेंट जो कि ऑर्डर, अपने ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया, वो कैसे हुआ, पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन सारी चीजों को क्या कहेंगे, क्रॉनिकल कहेंगे। ऑप्शन डी की बात करें, मेमोर। मेमोर होता क्या है, कोई भी एक पर्सन जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी मेमोरीज के बारे में लिखे, उसे क्या कहेंगे, मेमोर कहेंगे। तो हो जाएगा लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन है, उसके बारे में लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, एंड एक्सपीरियंस रिटन बाई हिमसेल्फ, वो
खुद खुद लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसकी मेमोरीज अच्छी मेमोरीज थी, क्या बैड मेमोरीज थी, उस सारी चीज़ों को वो खुद लिख रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, मेम्योर कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पर्सन हु इज फैनाटिकल इन परस्यूट ऑफ दियर आइडियल इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है, जो अपने आदर्शों के प्रति अत्यधिक कट्टर हो, मतलब कुल मिला के कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपने जो आदर्श हैं, उसका जो रिलीजन और सारी चीज़ें हैं, उसके लिए प्रति वो कट्टर, मतलब उसको बहुत मानता है, उसके अपोजिट में अगर कोई बोल रहा है तो उसको गुस्सा आएगा। कुल मिला के वो उस सारी चीज़ों को बहुत मानता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन रहने वाले हैं, स्केप्टिक रहने वाला, जिलॉट रहने वाला, पैसिफिस्ट रहने वाला, स्टोइक रहने वाला। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिलॉट रहने वाला। कोई भी एक पर्सन जो अपनी चीज़ों को, अपने आइडियल्स को परस्यू करता है, मतलब उसके प्रति एकदम एकत्रित है, उसे क्या कहेंगे, जिलॉट कहेंगे। वही स्केप्टिक क्या होता है, कोई भी एक पर्सन जो कंफ्यूजन में हमेशा रहता है, जो किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाता है, उसके थॉट्स, मतलब उसके अंदर थॉट जो है बदल बदल के आते रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, स्केप्टिक कहेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु ऑलवेज हु ऑलवेज इन डायलेमा। देखिए डायलेमा एक अच्छा वर्ड है। डायलेमा का मतलब होता है कि वो कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब उसके अंदर हमेशा कंफ्यूजन, हर चीज़ के प्रति कंफ्यूजन रहेगा कि ये करूं कि ना करूं, कि ये अच्छा ना अच्छा है। तो इस सारी चीज़ों क्या कहेंगे, सेप्टिक कहेंगे। पैसिफिस्ट कहता है कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि पीस को चाहता है, जो कि चाहता है कि दुनिया में हमेशा शांति बना रहे, शांति बरकरार रहे, उसे क्या कहेंगे, पैसिफिस्ट कहेंगे। इसके लिए क्या जाएगा, अ पर्सन हु वांट्स हु वांट्स सॉरी हु वांट्स पीस, जिसको शांति चाहिए या दुनिया में शांति चाहिए, उसे क्या कहेंगे, पैसिफिस्ट चाहिए। जिसको वार, वायलेंस, ये सारी चीजें ना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, पैसिफिस्ट कहेंगे। अगला वर्ड है स्टोइक। स्टोइक देखिए एक अच्छा वर्ड है। स्टोइक होता क्या है, कोई भी एक पर्सन जिसके जिंदगी में या जिसके लाइफ में डिफिकल्टी है पर वो किसी को बताता नहीं है, वो खुद ही उसको मैनेज करता है, खुद ही सहता है, उस आदमी क्या कहेंगे, स्टोइक कहेंगे। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट कंप्लेन, जो कंप्लेन नहीं करता, जो अपनी चीज़ों को, जो उसको परेशानी वो बताता नहीं है, उसके बारे में बताता किसी को नहीं, वो कंप्लेन अबाउट डिफिकल्टी, तो उसे क्या कहेंगे, स्टोइक कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। अगले क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है, जब कभी भी अथॉरिटी, जो आपका व्यवस्था है, वो एब्सेंट हो, मतलब एब्सेंट मतलब वो सत्ता में ना हो, मतलब उसके अंदर, मतलब मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है जो बिना गवर्नमेंट का चल रहा है, उसके अंदर कोई भी रूलर है ही नहीं, वो उसका पद खाली है, तो उसे क्या कहेंगे, क्या उसे डेमोक्रेसी कहेंगे, एनार्की कहेंगे, मोनार्की कहेंगे या ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा एनार्की होने वाला। एनार्की मतलब होता है कोई भी एक ऐसा स्टेट या कंट्री जहाँ पे रूलर अभी अनअवेलेबल है, अभी वहाँ पे कोई भी रूलर डिसाइड नहीं किया गया, तो उसे क्या कहेंगे, एनार्की कहेंगे। वही बात करें डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है, कभी भी एक कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जो कि पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाए, पीपल्स वोट दे, पीपल उनको चुनाव के द्वारा उनको इलेक्ट करें, उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। तो हो जाएगा अ गवर्नमेंट बाई पीपल। कोई भी एक शासन या गवर्नमेंट जो पीपल्स के द्वारा, जो उसके देश के निवासी हैं उनके द्वारा, उन्हें क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। वही बात करें मोनोक्रेसी होता क्या, कोई भी एक गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर होता है वो किंग होता है, मतलब कुल मिला के कोई गवर्नमेंट चला रहा है जहाँ पे सारे डिसीजन किंग और क्वीन लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। वहाँ पे किंग एंड क्वीन, वहाँ पे जो मेन हेड है वो किंग और क्वीन है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे डिसीजन इन्हीं द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे स्टेट को, ऐसे गवर्नमेंट को, उसे क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। वहीं बात करें ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तक है कोई भी एक कोई गवर्नमेंट जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा रन किया जाए, ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रन किया जाए, उनके द्वारा चलाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। तो क्या आ जाएगा, अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी, इनके द्वारा जो गवर्नमेंट है उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। साथ ही साथ हमने 10 क्वेश्चन भले ही करने के लिए, बट हमने लगभग 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।